बेटा ये क्वेश्चन मेरे मनपसंद का है और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इससे एक इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकलने वाला है कि जिसके बेसिस पर अगर जेई में क्वेश्चन सेट कर दिया जाए तो 90% बच्चे हाथ खड़े कर देंगे। इट मीन्स कि इसके सॉल्यूशन को, इसके एनालिसिस को हम लोगों को बहुत आराम से, प्यार से समझना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको फार्मूले के रूप में याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए फिक्स्ड पुली कैरीज ए वेटलेस थ्रेड विथ मासेज m1 एंड m2 एट इट्स एंड। हमारे पास एक फिक्स्ड पुली है, ये देखिए ये पुली है और इसके ऊपर से एक वेटलेस थ्रेड ऐसे पास करके जाता है। इसके इस एंड पर मान लो कि मास m1 अटैच्ड है और इस एंड पर मान लो मास m2 अटैच्ड है। नोट करो कि तुम्हारा जो थ्रेड है वो वेटलेस है, वेटलेस मतलब मासलेस है। दूसरी बात, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन थ्रेड एंड द पुली। ये जो पुली और थ्रेड है इसके बीच में फ्रिक्शन है। इट इज सच दैट द थ्रेड स्टार्ट स्लिपिंग व्हेन द रेशियो m2/m1 इक्वल्स टू ईटा नॉट। और ये फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से है कि जब m2/m1 की वैल्यू ईटा नॉट के बराबर हो जाए तब ये थ्रेड स्लिप करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये मान लूँ कि मास m2 ज़्यादा है m1 से, या दूसरे लैंग्वेज में बोलो कि ईटा नॉट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में ये m2 नीचे की तरफ ऐसे स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ऑब्वियसली m1 जो है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। और अपना जो ये पुली है, पुली के बारे में कहा जा रहा है, ये पुली कैसा है, ये पुली फिक्स्ड है। ठीक है, अब क्या करना है हमको निकालना है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सबसे पहला काम ना क्या निकालना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो देखो वैसे तो हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट को म्यू से दिखाते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग इस बुक में अब तक फ्रिक्शन कोफिशिएंट को के से दिखाते आए हैं तो हम भी ये मान लेंगे कि के हमारा कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, के से ही इसको डिनोट कर ले रहे हैं। अब आपको के निकालना है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हम के निकालने के लिए इस क्वेश्चन को जैसे जैसे एनालाइज करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, तो ध्यान से देखना है इसको। देखो अभी मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो है m2 और m1 स्लाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक, और हमने जो थ्रेड है उसका एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट को कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। ए देखिए, ए ऐसे है ना, ए हाँ, ये P और ये Q, ये P है ये Q है। PQ एलिमेंट्री पार्ट है हमारे थ्रेड का। इसका मैंने मान लिया कि लेंथ है DL और मास मान लिया DM है। ठीक है ना, यहाँ तक सब कोई समझ रहा है, बड़ा आसान है। अच्छा ये मान लो कि अपने पुली का रेडियस जो है वो R है और ये सेंटर है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल d थीटा ऐसे मान लीजिए आप। रेडियस आपने R मान लिया है। हो सकता है आगे ज़रूरत पड़े हमको रेडियस की, नहीं भी ज़रूरत पड़ सकता है, अभी हमने इसको देख लिया। अब सोचो कि अगर आपका मास m2 और मास m1 स्टेशनरी है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये एलिमेंट्री पार्ट है थ्रेड का वो भी स्टेशनरी है। और जब कोई बॉडी स्टेशनरी होता है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेज का वेक्टर सम 0 हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसके इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है कंसीडर करने जा रहे हैं। उससे पहले जरा नोट कीजिए, अब चूंकि इधर देखो फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें टेंशन कुछ अलग हो जाएगा और इसमें टेंशन कुछ अलग हो जाएगा। ये हमने इसमें टेंशन T1 मान लिया, इसमें टेंशन T2 मान लिया। और कैसे ये अलग हो रहा है, अगर कोई हमको एक्सप्लेन कर सकता है तो मुझे
और बड़ी खुशी होगी, आप हमको बताना, ठीक है। और कभी मौका मिलेगा तो मैं ही इसको बता दूंगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब सोचो, यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे मान लिया टेंशन है ऐसे टी, और यहाँ पे मान लिया हमने टेंशन है टी प्लस डी टी, ठीक है, क्लियर। अब जरा सोचो कि अगर मैं इस टेंशन को देखिए आगे बढ़ाता, ए ऐसे बढ़ाता, ए ऐसे आगे बढ़ाता, यहाँ पे कट करता, टी नहीं कहो इसको ए कह दो, ए ऐसे कट करता। और पीछे वाले क्वेश्चन को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि ये जो टेंशन है, ये चूंकि वेक्टर है, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, टी प्लस डी टी को भी शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और जब हम शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा और ध्यान दीजिए कि आप इस ए को सी से ऐसे मिलाएंगे तो इस डायरेक्शन में दोनों टेंशन का कंपोनेंट निकाल लिया जाए तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम उसको मान सकते हैं। तो देखिए कितना कितना हुआ, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला डी थीटा बाई 2। मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पर पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ऐसे बना देता हूँ, है ना। हमने क्या कहा था, यहाँ पे ऐसे टेंशन लिया था, यहाँ पे ऐसे लिया था, ये पॉइंट ए था, ये टेंशन था बेटा टी ऐसे, और ये टेंशन था टी प्लस डी टी, और हमने इसको ऐसे मिला दिया था, ये हमारा था सी, जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये रेडियस आर हमने लिया था। अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो गया, डी थीटा बाई 2, ये भी हो गया डी थीटा बाई 2। तो इस टेंशन का इधर कंपोनेंट जब निकालोगे तो सोचो, जरा सोचो, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा, इधर हो जाएगा टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और इसका इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा टी प्लस डी टी, है ना, कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो बेटा जब इसको सिंपल करोगे तो देखो कितना आता है, ये तुम्हारा आ जाएगा टी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा टी प्लस डी टी, है ना, और ये साइन डी थीटा बाई 2। अब देखो हमने एलिमेंट्री जो है पार्ट लिया था अपने स्ट्रिंग का, और उसका लेंथ भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लिया था। इसका मतलब एंगल बहुत छोटा होगा। जब एंगल बहुत छोटा होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी डी थीटा बाई 2, और ये देखो ये डी टी यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा टी डी थीटा बाई 2 प्लस डी टी इंटू डी थीटा बाई 2। देखो डी टी ऑलरेडी बहुत छोटा है, डी थीटा भी बहुत छोटा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही छोटा होगा बाकी टर्म्स के कंपेरिजन में। तो इसको मैंने हटा दिया। जब इसको हटा दिया तो मेरे एलिमेंट्री पार्ट पर सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगा वो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा टी, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो टी डी थीटा, ये हमारे पास क्या हो गया, क्या बोलते हैं, इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ऐसे कह लो। हालांकि सेंट्रीपिटल तो कहना भी उचित नहीं है क्योंकि ये बॉडी हमारा, ये जो मतलब एलिमेंट्री पार्ट है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है नहीं। अब एक और देखो, ये जो सरफेस है इस पर इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक, तो नेट सेंटर की तरफ फोर्स हो जाएगा ए डी एन के बराबर। और इसको मैं ऐसे कह दूँ, कि अगर इसका मास डी एम है, सपोज करो इसका मास डी एम है, और अगर ये ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट कर रहा होता तो ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पे नोट करो कि ये जो अपना थ्रेड है वो कैसा है, वो मासलेस है। जब मासलेस है तो डीएम तो जीरो हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ से मैंने ये निकाल लिया कि टी डी थीटा इक्वल्स टू डी एन हो गया, है ना। ये अब मेरा अप्रोच समझिए, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस पार्ट का जो मोशन है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इसको जो है एनालाइज कर रहे हैं। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला, एक नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल से हमारा ये निकल गया। अब बताओ टेंजेंशियल से क्या निकलेगा, सोचना जरा।
इसी इसी टी का ये जो टी था आपका, इसका इसके अलावा जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा सिंपली टी प्लस डी टी इंटू कॉस डी थीटा बाई टू। अब पूछिए क्यों? क्योंकि ये डी थीटा बाई टू है, ये 90 है, ये टोटल 90 होना है, ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू हो गया, तो ये वाला डी थीटा बाई टू हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मेरा जो टेंशन का कंपोनेंट हुआ वो टी प्लस डी टी इंटू कॉस डी थीटा बाई टू। अब डी थीटा तो बहुत छोटा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर, तो कॉस डी थीटा बाई टू लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली अपने इस एलिमेंट्री पार्ट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा टी प्लस डी टी, है ना, माइनस टी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कितना? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्यों कह दिया मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी इस पे फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कौन सा कर रहा है? वो उसका बैलेंस फ्रिक्शन ही कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप कहोगे कि ग्रेविटी भी लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए ग्रेविटी, लेकिन इसका मास 0 है। तो अगर देखिए, अगर मैं ऐसे कह दूं कि इसको मैं डी एम इंटू जी भी ऐसे लिख दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी एम तो फाइनली 0 हो जाता है ना। तो यहाँ से बेटा मेरा आ गया डी टी इक्वल्स टू डी एफ। डी एफ क्या है? वो है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्या बोलते हैं, पुली और थ्रेड। ठीक, अब जरा मेरे पास एक इक्वेशन ये बना, दूसरा इक्वेशन देखिए ये बना है, कितना मज़ेदार है। हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होता है कितने के बराबर होता है। थोड़ा मैं आगे पेज में चला जाता हूँ क्योंकि अब यहाँ जगह बचा नहीं है। तो यहाँ देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होता है ये के इंटू डी एन के ऐसे बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, पीछे देखो डी एफ कितना तुम्हारा आया था? डी एफ आया था डी टी के बराबर, तो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ मैंने डी टी के बराबर ऐसे रख दिया के डी एन। और देखो जो डी एन तुम्हारा आया था, डी एन आया था टी डी थीटा, है ना, तो यहाँ पे भी रख दो तुम, यहाँ से ये के टी डी थीटा, इस टी को इधर कर दो। वेरिएबल सेपरेबल का केस हो गया मैथमेटिक्स में, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया के डी थीटा। तो देखो ये बेसिक सा एक इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब मेरा क्वेश्चन पे समझो, इसने कहा कि थ्रेड हमारा स्लिप करना जब स्टार्ट करेगा, है ना, उस वक्त m2/m1 की वैल्यू n0 के बराबर है। अब जब स्लिप करना स्टार्ट कर देगा उस समय हमारा फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूं, जस्ट व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट, है ना, स्लिपिंग स्टार्ट्स, क्या कर सकता हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं डी टी बाई टी इक्वल्स टू के डी थीटा ना, ऐसे। अब आप जरा इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी बाई टी इक्वल्स टू के डी थीटा हो गया ए ऐसे। चले आओ वापस से अपने पुराने पिक्चर पर, जरा देखना तुम्हारा ये डी थीटा अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक जाना है अगर हमको टेंशन को T1 से T2 लेना है तो मेरे लिए देखिए अभी आसान हो गया। मैं इसको लिखूँगा T1 से लेकर के T2 तक, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक। तो यहाँ मेरा आ गया ln T2/T1 इक्वल्स टू के पाई। एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आ गया। लेकिन अभी देखिए, अभी अपने क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या है कि जो मैंने पिक्चर बना, देखिए हमें क्वेश्चन के अनुसार ये हमने कहा था शुरू में कि ये स्लिप कर नहीं रहा है, बस जस्ट स्लिप करने वाला है, उसे जस्ट ना 1 मोमेंट बिफोर कह लो। उस केस में ये रुका था,
जब ये रुका था, सॉरी यहाँ ना ये रुका था, तो T2 जो है M2G के बराबर हो जाएगा और T1 जो है वो M1G के बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो मैं यहाँ ऐसे कहूँगा कि सिंस T2 बाई T1 इक्वल्स टू M2 बाई M1 इक्वल्स टू ईटा नॉट, जो कि गिवन है हमारे पास, तो यहाँ से मेरा K आ गया 1 बाई पाई ln ईटा नॉट। देखो कितना मज़ेदार सा था, ये निकल गया। और इस जो है पार्ट को जब हम लोग सॉल्व किए, जब हम लोग एनालाइज किए, तो सबसे प्यारा सा जो रिजल्ट है वो ये निकल गया है ना। इसको आंसर कह दे रहा हूँ मैं, आंसर नहीं कहो, फार्मूला कह लो इसको कहो फार्मूला। ये फार्मूला है कह लीजिए आप। क्या है फार्मूला? कि जब पुली और थ्रेड के बीच में कुछ फ्रिक्शन है तो थ्रेड में जो टेंशन है वो वेरी करेगा, और उसके लिए ये बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है। चलो अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पर। इसने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस व्हेन m2 बाई m1 इक्वल्स टू ईटा विच इज ग्रेटर देन n0। तो सबसे पहली बात कि जब m2 बाई m1 ईटा नॉट से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों जो हमारे पास मासेज हैं वो है ना इस पर स्लिप करना स्टार्ट कर जाएंगे। और जैसा कि हम लोग शुरू से ये हमेशा से मानते आए हैं कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कांस्टेंट लेंथ का है, तो अगर इसका इधर एक्सेलरेशन a हो गया तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही रहेगा। इसमें टेंशन बेटा तुम्हारा T1 था, इसमें टेंशन T2 था, है ना। अब बताओ इसका इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ये लिखोगे m2g माइनस T2 इक्वल्स टू m2a। इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? T1 माइनस m1g। ये m1 था, यहाँ छूट गया है, कई बार ऐसा होता है ना कि सिंबल छूट जाता है। तो अच्छा ये हो जाएगा हमारा m1a। हमको निकालना है क्या चीज़? हमको निकालना है a। हमको कौन परेशान कर रहा है? हमको परेशान कर रहा है T2 और T1। और हमने अभी निकाल लिया है कि अगर मेरा थ्रेड जो है वो मासलेस है तो उस केस में T2 बाई T1 इक्वल्स टू ईटा नॉट होगा, चाहे ये मेरा M1 M2 मूव करे चाहे मूव ना करे। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग डिस्कशन किए थे, अगर याद होगा आपको, पहले वाले में चले आते हैं हम। देखिए पहले वाले में चले आते हैं, नहीं पहले वाले में ना, देखिए यहाँ देखिए ये DM क्या है? ये DM 0 है, तो चाहे कुछ भी हो जाए दोनों ही केस में ये चूंकि 0 है तो ये हमेशा ये रिजल्ट आएगा। यहाँ भी देखो DM 0 है तो रिजल्ट हमेशा ये आएगा। कहने का मतलब ये है कि T2 और T1 का रेशियो जो है वो एक बार जो निकल गया ईटा के बराबर वो बना रहेगा। चलो अब क्या करना है? अब आपको इसकी वैल्यू रख देना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने यहाँ से निकाला T2, तो T2 हो गया मेरा M2G माइनस M2A, और यहाँ निकाल दिया T1 हो गया हमारा M1G प्लस M1A। दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने। देखिए दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो T2 बाई T1 इक्वल्स टू, ऊपर से M2 कॉमन लो, नीचे से M1 कॉमन लो, बहुत प्यार से तुम इसको लिखो M2 बाई M1, ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा G माइनस A अपॉन G प्लस A। और अभी M2 बाई M1 क्या दिया है? इट्टा गिवन है हमको, है ना। और इसका वैल्यू कितना था? इट्टा नॉट। तो ये निकल गया, देखो ये निकल गया G माइनस A अपॉन G प्लस A। एक काम और करते हैं हम, इसको ऐसे लिख देते हैं G प्लस A अपॉन G माइनस A इक्वल्स टू, ये हो गया इट्टा अपॉन इट्टा नॉट। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा दो तो देखो क्या बनेगा। इधर के ऊपर दोनों को क्या करना होता है? घटा देते हैं। चलिए तो ऊपर हो जाएगा A बाई G, इसको जगह घटाया था मैंने, इट्टा माइनस इट्टा नॉट। इधर क्या किया था? हमने जोड़ा था, तो इट्टा प्लस इट्टा नॉट A इक्वल्स टू
n माइनस ईटा नॉट अपॉन n प्लस ईटा नॉट इंटू जी मेरा आंसर फाइनल आ गया।